आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हां, सुपर पावर अमेरिका जो ईरान को खत्म करने निकला था, नक्शे से मिटाने निकला था, 5 दिन के भीतर सत्ता परिवर्तन से लेकर न जाने क्या क्या करने चला था, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप कितनी बड़ी बड़ी धमकियां और बातें किया करते थे, आज वो अमेरिका ईरान के साथ समझौता करने पर राजी हो गया है। और सिर्फ राजी ही नहीं हुआ, कई बातें तो ऐसी निकल के आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका ने ईरान का प्रेशर भी लिया है। यानी ईरान को जितना कमजोर समझ के हमला किया गया था और अब तक जितना कमजोर दिखाने की कोशिश हुई थी, उतना कुछ हुआ नहीं। ईरान की कई शर्तों को मानने पर अमेरिका मजबूर भी हुआ है। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर इस समझौते का ऐलान किया और 19 जून को इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस डील में कौन कौन सी बातों पर सहमति बनी है, कहां कहां तुरंत युद्ध रोकने की बात हुई है और कैसे इन सब में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, उस पर तो बात करेंगे ही। चर्चा ये भी करेंगे कि क्या अब तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा, यदि नहीं तो कितना समय लग सकता है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अमेरिका ईरान को क्या क्या भरपाई करने के लिए मजबूर हुआ है और दुनिया के अन्य देश इस मामले पर क्या कह रहे हैं। इन सभी मामलों पर चर्चा करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए एक प्रारंभिक समझौता होने की खबर आई है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील यानी शांति समझौता की दिशा में एक MOU को मंजूरी दिया है। इस फ्रेमवर्क में ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात भी शामिल है और अमेरिका की तरफ से कुछ छूट की बात भी कही गई है। शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होनी है। पहले पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया, इसके बाद ईरान और अमेरिका ने इसकी पुष्टि की। इस डील में पाकिस्तान मीडिएटर के रूप में सामने आया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता से ये चीजें सामने आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साइनिंग सेरेमनी की भी बात कहा है। यानी सोचिए कि एक वक्त में जिस पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी भारत के सामने, आज वो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता करवा रहा है और सफल हो रहा है। इस वीडियो के आखिर में इस पूरे मामले पर हम राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे जी से विस्तार से बात करेंगे कि कौन कहां पे खड़ा है, किसका फायदा किसका नुकसान हुआ, इसलिए एकदम ध्यान से सुनते जाइए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं और एक अपने महामानव हैं। इनको विपक्षी पार्टियों को तोड़ने, उनके विधायक सांसद चुराने से ही फुर्सत नहीं है, चुनावी घपलेबाजियां करने से ही फुर्सत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय नाविक मारे जा रहे हैं, हुजूर की जबान तक नहीं खुलती, उल्टे अपनों की मौत पर कोई गम नहीं, विदेशी जमीन पे जाके नाच गाना देख रहे हैं। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है। भाजपा नेताओं को एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी कि विश्व गुरु ने फोन करके शहबाज शरीफ को रास्ता बताया था, ट्यूशन दिया था कि कैसे युद्ध रुकवाना है, काहे कि फोन पर युद्ध रुकवाने का एक्सपीरियंस जो है। इसके बाद गोदी मीडिया उसको फैलाना शुरू कर देगा, भौकाल बन जाएगा। क्या करना है, भौकाला तो बनाना है, झूठ है सही, भक्तों को टोपी ही तो पहनाना है। 13 जून को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा था कि हम पहले से कहीं ज्यादा शांति समझौते के करीब हैं, अगले 24 घंटे में इसके फाइनल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान इसके तुरंत बाद शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइन की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते टेक्निकल लेवल की बातचीत होगी। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को धन्यवाद देना चाहते हैं और आज शहबाज शरीफ सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि गहरी बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यूएस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच पीस डील हो गई है। दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया है, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब सबसे पहले इस डील में क्या क्या चीजें शामिल हैं, अल जजीरा ने इसके बारे में क्या लिखा है उसे समझिए। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर के अनुसार ड्राफ्ट एग्रीमेंट में 14 पॉइंट हैं। इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर दुश्मनी को हमेशा के लिए तुरंत खत्म करना, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जिन भी मोर्चों पर युद्ध चल रहा है उन सबको खत्म करने का वादा, वो भी तुरंत। 30 दिन के भीतर अमेरिका ने जितने भी नेवल ब्लॉक किए हैं उन सबको हटाने का वादा। ईरान के आसपास से अपनी पूरी सेना अमेरिका हटाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। इस ड्राफ्ट में ईरान के तेल की बिक्री पर लगे बैन को सस्पेंड करने की बात भी कही गई है। यानी अमेरिका ने ईरान पर अब तक जो भी बैन लगाया था, कहा था कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा उस पर टैरिफ ठोक देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, ये सारी चीजें भी हटाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। डील साइन करने के 60 दिनों के अंदर न्यूक्लियर मामलों पर फाइनल एग्रीमेंट करने की बात भी कही गई है और 60 दिन की बातचीत के दौरान फ्रीज किए गए $24 बिलियन के ईरानी एसेट्स को भी रिलीज करने का जिक्र है। यानी इतनी बातों को देखें तो ईरान अमेरिका पर चढ़ा हुआ नजर आता है। इस डील के भीतर न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया है कि आखिरी बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि ईरान के आधे फ्रीज किए गए एसेट्स रिलीज नहीं कर दिए जाते और हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगा बैन भी हटाया जाएगा। यानी डील की सभी शर्तों में ईरान की बढ़त दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के सामने अमेरिका लौट गया है। इसमें कहा गया है कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम और विरोध करने वाले ग्रुप को उसके सपोर्ट से जुड़ी चर्चा को बातचीत के एजेंडे से हटा दिया गया है। हॉर्मुज लेटर लिखता है कि ईरान का कहना है कि पाकिस्तान ने जिस डील की घोषणा की है उसके तहत अमेरिका ईरान को सीधे रिकंस्ट्रक्शन फंड के तौर पर $300 बिलियन देने पर सहमत हो गया है। यानी इस
इस युद्ध के कारण जो ईरान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अमेरिका ईरान को $300 बिलियन चुकाएगा। इसके साथ ही $24 बिलियन का जो रुका हुआ फंड था वो भी जारी किया जाएगा। इसमें से $12 बिलियन बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। ये सारी बातें सीधे तौर पर ट्रंप और जेडी वेंस के उस दावे के उलट हैं कि ईरान को कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिकी नेता जो बातें कह रहे थे, जो बौकाल मार रहे थे, वो सारी बातें झूठी निकल कर आ रही हैं। अमेरिका ईरान को हरियाणा चुकाने पर भी राजी हो गया है। अब तक जो फंड रोक कर रखे गए थे वो भी चुकाने पर राजी हो गया है, और तो और बातचीत शुरू होने से पहले ही $12 बिलियन देने पर भी राजी हो गया है। यानी ये जो डील सामने आ रही है इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दी, सरेंडर कर दिया, और कहीं ना कहीं ईरान को माई बाप मानने को भी तैयार हो गया। ईरान के लिए ये बहुत ही बड़ी जीत कही जा सकती है। ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ गया। ईरान अपनी ज्यादातर शर्तें मनवाने में कामयाब हो गया। हालांकि न्यूक्लियर बम के मामले में उसे समझौता करना पड़ा है, मगर इसके लिए तो वो पहले से तैयार था। बल्कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय भी जो समझौता हुआ था उसमें भी ईरान तैयार था। यानी ईरान ने अमेरिका को देसी भाषा में औकात याद दिला दिया। अब आप दर्शक सोच रहे होंगे कि क्या अब तेल और गैस का संकट तुरंत खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, तुरंत तो खत्म होने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान डील के बाद भी तेल और गैस सप्लाई नॉर्मल होने में महीनों लग सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि तुरंत तो असर नहीं दिखेगा। क्रूड ऑयल से भरे जहाज 3 महीने से ज्यादा से फारस की खाड़ी में खड़े हैं, फंसे हुए हैं। ये सुरक्षित यात्रा कर नहीं पा रहे हैं जैसा कि पहले होता था। हालांकि जैसे ही समझौते की बात सामने आई, दुनिया भर के कई बाजारों में पॉजिटिव साइन दिखा। खुद कच्चे तेल की कीमतों में 4% की गिरावट दिखी, सोने में 2% की तेजी दिखी। इस मामले पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि होर्मुज जलसंधि में अब टोल फ्री नेविगेशन की आजादी फिर से शुरू होनी चाहिए और हम इसमें अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार हैं। स्टारमर का कहना है कि ये हमारी पुरानी नीति रही है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत और बिना शर्त खोलने की मांग की और कहा कि फ्रांस और यूके सपोर्ट के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ आखिरी डील तेहरान को यूरेनियम को इतने कम लेवल पर एनरिच करने तक सीमित रखेगी जिससे मिलिट्री कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, यानी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। जब पूछा गया कि क्या यह लिमिट ओबामा की डील जैसी ही है, तो ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि नई डील ये पक्का करेगी कि वो लोग यूरेनियम का इस्तेमाल केवल नॉन मिलिट्री मकसद के लिए कर पाएंगे, हमेशा के लिए। यानी ट्रंप गोल गोल करके निकल गए और ये बता नहीं पाए कि जो डील ओबामा करके गए थे उससे भी ज्यादा ईरान झुका है या फिर उसके बराबर या फिर अमेरिका को झुका दिया है। और चीजों को छुपाने, गोल गोल घुमाने का यह तरीका बता रहा है कि ट्रंप इस मामले में, इस डील में बहुत कुछ हासिल कर नहीं पाए हैं। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू की आलोचना भी किया है। कह रहे हैं कि नेतन्याहू कभी भी पटरी से उतर जाते हैं। ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू बहुत टेढ़े आदमी हैं। कायदे से तो उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे भी टिक नहीं पाता। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर दोनों पक्ष तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी समझौते पर नहीं पहुंच पाए तो वो फिर से हमला शुरू कर देंगे। ट्रंप ने आगे फिर से भौकाल बना दिया कि ईरान पर मिसाइल और बमबारी के हमले की वजह से ही तेहरान इस डील के लिए राजी हुआ है। ईरान तीसरा हमला नहीं चाहता है, उन्हें जिंदा रहने की परवाह है। यानी ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जो हमले ईरान पर किए उसी से ईरान डर गया, जबकि जो डील है वो बता रही है कि अमेरिका दबा हुआ है। बाकी ट्रंप को तो आप जानते ही हैं वो कितने सत्यवादी हैं और कितने भरोसेमंद हैं। एक लाइन में भारतीय प्रधानमंत्री को माय गुड फ्रेंड, ग्रेट मैन और न जाने क्या क्या बुलाते हैं, और अगली ही लाइन में कहते हैं कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। मैंने उन्हें धमका दिया, सीज फायर करवा दिया। अब आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और क्या है पूरा सिनेरियो। स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। आप जियो पॉलिटिकल चीज़ों पर विशेष नज़र रखते हैं और बड़ी गहरी जानकारी देते हैं। तो अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो डील समझ में आ रही है, जो चर्चा हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये ईरान की जीत है या अमेरिका की जीत है या फिर किसी की भी जीत नहीं है? ईरान की मोरल पावर की आप जीत बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो समझौते का जो खाका जो सामने नजर आ रहा है, जो दुनिया भर के अखबार जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि कहीं भी ईरान ने इस चीज़ का वादा नहीं किया है कि अपने मिसाइल कार्यक्रम को छोड़ देगा, कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ देगा। और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग इंटरनल हुई भी होगी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कुछ समय तक डिले कर सकता है, और जो उसका जो इनरिचमेंट कैपेसिटी है जो 60% तक पहुंच गया है वो वहीं पे छोड़ के उसको कुछ साल बाद आगे बढ़ा सकता है। और जहां तक ईरान जिस तरह से अड़ा हुआ था इस समझौते में, तो ईरान के जो एसेट्स जो सीज हुए पड़े हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, जो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने बैंकों में सीज कर रखे हैं, मुझे लगता है वो सारा रिलीज करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है कि जो इन्होंने सीज करके रखा था उसको रिलीज करना पड़ेगा। और साथ में 2-3 चीजें और खबरों में चल रही हैं, जैसे कि जो नुकसान हुआ है
$300 बिलियन उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन फंड अमेरिका देगा, और जो $24 बिलियन इधर उधर फ्रीज था उसको वापस किया जाएगा, और इसमें से $12 बिलियन वहां पर बातचीत से पहले देने की बात है। तो ये सारी चीजें आपको क्या दिखाती है? देखिए, जिस ढंग से लड़ाई को ईरान ने बहुत ही सक्सेसफुली लड़ा, और जिस ढंग से इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम को उसने ध्वस्त कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि 10 दिन में वार खत्म हो जाएगा। जिस ढंग से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी अमेरिकन स्ट्राइक में, और ट्रंप और नेतान्याहू को यही लग रहा था कि ये 10 दिन से ज्यादा वार नहीं चलेगा, और हमारे भी लीडरों को भी यही लग रहा था, हमारे भी लीडरशिप को यही हमारे लीडरशिप को भी यही लग रहा था कि ये 10 दिन में वार खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो एक दिन पहले फादरलैंड और मदरलैंड की बात करके आए थे, तो पूरी दुनिया को भी यही लग रहा था। लेकिन ईरान ने जिस ढंग से मोरली बहुत ही मनोबल से लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई ने ये बता दिया कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, मनोबल से भी लड़ा जाता है। तो उसके बाद ट्रंप की स्थिति घरेलू मोर्चे पे बहुत खराब हो रही थी। वहां महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही थी, हार्मुज के रोकने के कारण दुनिया भर के ट्रेड को नुकसान हो रहा था, सप्लाई चेन टूट रहा था, जिसका इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और प्लस अमेरिका पे भी पड़ रहा था। और जो ट्रंप की एक प्लान था कि 10 दिन में हमें ये खत्म करके वेनेजुएला के तेल पे जैसे कब्जा किया वैसे ईरान के तेल पे कब्जा कर लेगा, और बीच बीच में लगातार ट्रंप बोल रहे थे कि बस ईरान का तेल अपने कब्जे में आने वाला है, वो सारा फेल हो गया। और ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है, आप मोटी भाषा में कहें तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कल तक ईरान कह रहा था कि इतनी आसानी से समझौता नहीं होगा। अमेरिका लगातार कह रहा था नहीं बातचीत हो जाएगा, बातचीत होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे जो दुनिया के जो सबसे बड़ी उभरती हुई पावर का हम दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के जियो पॉलिटिक्स में बहुत मजबूत हो गया। जी, मेरा अगला सवाल यही वाला था। जी जी, पूछिए। मेरा अगला सवाल यही था कि पाकिस्तान ने जो इन सब के बीच रोल निभाया है, और सबसे पहले इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अगले 24 घंटे में डील हो सकती है। फिर डील होने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि हो गई है, जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा। तो और इसके बाद ईरान और अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि की गई। तो इन सब के बीच पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, पाकिस्तान ये पूरे समझौते का बेस इस्लामाबाद टॉक है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया था और ईरान की पूरी एक टीम आई थी, और पूरा समझौते का बेस वही है जो एक ड्राफ्ट वहां तैयार हुआ था, उसी ड्राफ्ट पे समझौता हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान और यूएस के बीच जो एक समझौता हुआ है वो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेशक हम उन्हें कहें कि हम दलाल देश नहीं है, हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान को दलाल बता रहे थे, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि विदेश नीति सिर्फ राजदूत होना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दो कारण थे। देखिए, पाकिस्तान को क्यों बीच में रखा गया, ये बड़ा समझना होगा। पाकिस्तान को इसलिए बीच में रखा गया था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो चाइना को भी बैलेंस कर रहा था। चाइना का ईरान के बॉर्डर तक थ्रू पाकिस्तान पहुंच है, ग्वादर में चाइना का पोर्ट है। सेकेंड, ये ईरान का एक बहुत लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बन चुका है ऑलरेडी। इसी बीच क्या हुआ था कि ईरान जो है एक शिया डोमिनेंट कंट्री है, शिया देश है, और पाकिस्तान एक सुन्नी डोमिनेंट देश है, सुन्नी देश है। और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन जो सऊदी अरब के साथ थे, और सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट हो चुका था। सऊदी अरब इस बार से थक रहा था, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान को लगातार कह रहा था कि अपने गुड ऑफिसेस जो हैं, जो ड्यू टू बॉर्डर और पुराने रिलेशन ईरान के साथ जो उनके हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वार को खत्म करवाइए। तो ये सारा ट्रंप भी इस बात को समझ रहे थे कि पाकिस्तान इसमें एक बहुत अच्छा मध्यस्थ बन सकता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए थे ईरान से बातचीत करने के, तो वैसे में सिर्फ दो ही देश सामने ईरान से बात कर सकते थे, वो कतर और पाकिस्तान। पाकिस्तान से बात करने का रास्ता सिर्फ इसलिए आपने कहा सिर्फ दो ही देश बात कर सकते थे, इसमें तीसरा देश भारत क्यों नहीं हो सकता था, क्या समस्या थी? भारत तो कैसे हो सकता था? आपने अमेरिका के थ्रेट पे ईरान का पेट्रोलियम आपने इंपोर्ट बंद कर दिया था, आपको क्यों ईरान बीच में डालेगा? आप ईरान के क्या दोस्त हैं? आप ईरान के कट्टर दुश्मन को जाके फादरलैंड बोल रहे हैं, तो आपसे क्यों वो बात करेगा? थर्ड ये कि आपने जो क्या कहा जाता है, उनके सुप्रीम लीडर की मौत हुई और आपने एक शोक भी व्यक्त नहीं किया। ये तीन इंपॉर्टेंट कारण है, और इस तीन इंपॉर्टेंट कारण के बाद आप क्या सोचते हैं कि ईरान जो है आपके लिए बड़ा वेल विशर बना रहेगा? आपकी हैसियत इतनी नीचे गिर चुकी है, आप अपने आप को इतना गिरा चुके हैं कि आपसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। और आज भी हरमुज के अंदर और उसके आसपास जो अटैक हुए, आप बताइए किसके जहाजों को हुए, कौन लोग मारे गए? हमारे ही लोग मारे गए।
अगर हमारा न्यूट्रल पोजीशन रहता, अगर हम लोग थोड़ा सा अपनी मजबूत और रीढ़ को सीधा रखते, लेटते नहीं, झुकते नहीं अमेरिका के सामने, तो हमारे नाविक जो है, हमारे जो क्रू मेंबर जो मारे गए हैं, शायद ईरान उनको बचाता। अमेरिकन ने मारा, ईरान चुप बैठा रहा, तो हमारी कोई हैसियत नहीं हो सकती थी। कतर बीच में मीडिएटर इसलिए बना हुआ था कि कतर एक ऐसा देश है जो अमेरिका का बेस भी है कतर में, लेकिन कतर ने हमेशा ईरान से अपने रिलेशंस खराब नहीं किए। जब भी ईरान पे कोई भी बैन लगा तो कतर एक ऐसा देश रहा जो उस बैन के खिलाफ रहा। इवन की जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने भी जब भी ईरान पे बैन लगाने की कोशिश करी, जो सुन्नी इस्लामिक देशों ने, कतर ने उसका हमेशा विरोध किया और ईरान से अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को हमेशा जारी रखे। तो कतर एक ऐसा देश है जहां पे तालिबान से भी अमेरिका की बातचीत हो रही है। दोहा एक ऐसा सेंटर है, मेडिएशन सेंटर है, जो वेस्ट एशिया के जितने भी ट्रबल होते हैं तो उसका मेडिएशन दोहा के अंदर होता है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि कतर तो पुराना एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल वेस्ट एशिया के टेंशन में प्ले करता रहा है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन अब जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली बहुत वीक था और बहुत कमजोर हो रहा था, उसने अपनी जियो पॉलिटिकल पोजिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर ली है और वेस्ट एशिया के तमाम देश उसके लोहा को मान रहे हैं। और मान के चलिए कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो भारत की अभी स्थिति क्या है? जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है, हमारी स्थिति क्या है अगर एक लाइन में पूछा जाए तो? भारत की स्थिति पे भारत के नेता ने कमेंट किया था कि हमला अमेरिका ने किया, ईरान पे अटैक हुआ, उसका नुकसान इजराइल झेल रहा था, बेइज्जती इंडिया की हो रही थी और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही थी। तो सवाल ये है कि हम, अगर आप एक बात बताइए कि जिसको आपने फादरलैंड बोल के आए उसका क्या हाल रहा? हमारी स्थिति तो तब आएगी ना कि जिसको हम फादर बोल के आए थे, फादरलैंड बोल के आए थे, वही उसका ही सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया। 3 महीने से वहां के लोग परेशान थे जिस ढंग से ईरान उनके आयरन डोम और प्लस जितने डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान ने जैसे ध्वस्त किया, तो उसके बाद वही हताश था। खुद अपने आप में नेतान्याहू हताश नजर आ रहा था। और आप देखिएगा कि इजराइल की जो पूरी की पूरी भारत की, हाँ आपने भारत का सवाल पूछा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ। भारत और इजराइल मिलके एक बहुत बड़ा वेस्ट एशिया में अपना जो एक कॉरिडोर डेवलप करने की जो बोल रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर जो बनाने की बात हो रही थी, जिसका मेन सेंटर बीच में सऊदी अरबिया और यूएई था। जबेल अली मेन एक केंद्र था, बॉम्बे से जबेल अली से सऊदी अरबिया से इजराइल से यूरोप। उसको ईरान ने टोटली ध्वस्त कर दिया इस प्लान को, क्योंकि हरमुज पे भी अब चाहे जितना भी आप बात करो कि ओपन नेविगेशन होगा, कोई टोल नहीं लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईरान का जो भी रिकॉर्ड है वो पहले भी अमेरिकन कंपनियों से भी, इराक में जो अमेरिकन कंपनियां काम करती रही है, सीरिया में जो अमेरिकन कंपनियां काम करती रही है, सबसे वो मनी टोल लेते रहे हैं, लेवी लेते रहे हैं। तो आप ये भूल जाइए कि वो हरमुज से जो निकलने वाले जहाज होंगे उस पर कोई इलीगल टोल नहीं लेंगे, टोल लेंगे। आने वाले वक्त में ईरान के लिए एक ये भी रास्ता खुल जाए, आपदा में अवसर बन जाए डेफिनेटली। और ये जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका जो मेन सेंटर जबेल अली है वो हरमुज के नजदीक है और जबेल अली यूएई का सेंटर है। तो आप ये मान के चलिए कि ईरान का जो वर्चस्व बढ़ने से जो इंडिया और इजराइल जो एक बहुत लंबा सोच रहे थे कि हम इस कॉरिडोर को डेवलप कर लेंगे, जिस कॉरिडोर के अगेंस्ट पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी इसके खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान को उससे इकोनॉमिक नुकसान हो रहा था, उससे तुर्की को भी नुकसान हो रहा था, और रसिया भी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रसिया ईरान से प्रपोज कर रहा है यूरोप तक, उसको भी नुकसान था। तो सारे इस कॉरिडोर को डैमेज करने में लगे थे। और आप मान के चलिए कि इसमें जो भारत के जो कॉर्पोरेट सेक्टर और हमारे जो लीडरशिप की जो एक प्लानिंग थी वहां के इजराइल के नेतानियों के साथ मिलके, उसको ईरान ने अब बहुत बड़ा सवाटेज किया है। और उस कॉरिडोर के सक्सेस के लिए अब जरूरी हो गया कि ईरान को आपको बोर्ड पे लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर ईरान आपके साथ उस पर नहीं आएगा तो आप उस कॉरिडोर को सक्सेस नहीं कर सकते। तो यानी आपके कहने का मतलब यह है कि भारत की स्थिति यह है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भारत को तो कहा गया था कि आप खड़े रहिए, खड़े नहीं रहे। फिर किसी ने थोड़ा सा संदेश दिया कि हल्का सा झुक जाइए, तो थोड़ा सा झुकने का क्या था, ये कहे हम झुकेंगे नहीं, हम लेट जाएंगे। तो ये तो लेट ही गए अपने वो जो वहां वाले हैं, कौन से हैं। लेटने की बात हमारे प्रधानमंत्री की हो रही, भारत की नहीं। देश नहीं लेटता है। जी, मैं तो कह रहा हूं कि लीडरशिप की बात होती है, कभी भी देश नहीं लेटता। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी, यही तो मैं कह रहा हूं कि ईरानियन लीडरशिप ने जिस ढंग से मोरली फाइट किया, पब्लिक साथ में थी, मोरली फाइट किया, आज वो जीतने की स्थिति में आ गए। हमारी लीडरशिप जो है, हमारी लीडरशिप हमारी सेना के मजबूती के बावजूद
3 दिन में पाकिस्तान से समझौता कर गई थी अमेरिकन जी। प्रेशर में। तो लीडरशिप ही लड़ती है। इंदिरा गांधी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था। तो मेरा ये कहना है कि लीडरशिप, आप ठीक बोल रहे हैं कि लेटने की बात लीडरशिप की होती है। देश की जनता तो हमेशा लीडरशिप अगर सही फैसला लेगा तो उसके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल। अभी जो समझौते की बात आ रही है, क्या लगता है आपको कि नॉर्मलसी कब तक आ जाएगी? और ये गैस और तेल की जो समस्या है, एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी कई महीने लग जाएंगे चीजें ठीक होने में, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आपको क्या लगता नेविगेशन तो जैसे समझौता हुआ तो आज से खुल जाएगा। उसमें है? थोड़ा बहुत लकूना रहेगा कि टोल टाल तो वो लेंगे थोड़ा बहुत, और दुनिया की तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो जहाजों को इंश्योर करते हैं। उनको अगर कोई नुकसान होगा तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, तो जो इंश्योरेंस की रकम होगी उसी में से कुछ टोल भी चला जाएगा ईरानियंस को, अगर देखा जाए तो। जी, लेकिन जी, जो मेन मसला है कि जो पूरे वेस्ट एशिया के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तेल से संबंधित जो कारखाने हैं, या जो ऑयल रिफाइनरी है, चाहे या जो उनके जो उत्पादक जो केंद्र हैं, या गैस के जो उत्पादक केंद्र हैं, उनको डैमेज बहुत हुआ है ईरानियन ड्रोन से और ईरानियन अटैक से। तो उसको थोड़ा रिपेयर करने में और उसको ठीक करने में आप मान के चलिए 6 महीना और साल लग जाएगा। इसी बीच कई देशों ने अपना डाइवर्सिफाई भी किया है। अफ्रीका से, जैसे अंगोला से, नाइजीरिया से लोग तेल ले रहे हैं। हमारे वाले तो वेनेजुएला से भी तेल लेने को तैयार हो गए। अभी वेनेजुएला की राष्ट्रपति आई थी, घटिया तेल, सल्फर युक्त तेल। हमारे वाला तो इथेनॉल भी आ रहा है, सारी आपकी गाड़ियां दुनिया का बैठ सबसे खराब तेल वेनेजुएला का माना जाता है। वेनेजुएला का सबसे घटिया तेल माना जाता है। उसमें बहुत ज्यादा सल्फर होता है, उसको रिफाइन करना बहुत इजी नहीं है। तो ये एक मतलब है कि ये हम लोग डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट एशिया के तेल का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। बहुत बढ़िया तेल है उनका, और उस तेल को खरीदना जो है आपकी मजबूरी है। तो आप मान के चलिए कि अभी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आपको नॉर्मलिटी में टाइम लगेगा। ट्रंप की जो बड़े बड़े बातें थी, अभी भी उनसे जब पत्रकारों ने पूछा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूछा कि जो डील हुई है परमाणु हथियारों को नहीं बनाने की, वो क्या ओबामा की तुलना में उससे ज्यादा बेहतर आपने डील किया या फिर उससे कैसा है? तो उन्होंने कुछ भी खुलकर जवाब नहीं दिया और गोल गोल घुमा के निकल लिए। कहने लगे कि बस इतना जानिए कि भविष्य में ईरान ऐसा बम नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप को की बातें जितनी बड़ी थी, असलियत उससे ज्यादा नीचे आ गई है? देखिए, ट्रंप ने पहले बोला कि हम परमाणु हथियार, उनसे सारा कुछ जितना भी संवर्धित यूरेनियम है हम निकाल लेंगे। खूब बातें करी, हम आज रात में हमला करने वाला है, इतना बड़ा हमला होगा कि ईरान ध्वस्त हो जाएगा। वो एकाएक रोक दिया। और न जाने क्या क्या। ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम का जो भी एक सच्चाई ये है कि वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। वो किसी भी कीमत पे अपने परमाणु कार्यक्रम को वापस नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि वो परमाणु बम या तो बना चुका है या उसके बहुत नजदीक है। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने 97-98 में परमाणु बम बनाया। हम लोग को ये पता है, जब नवाज शरीफ ने विस्फोट किया था इंडिया, अटल जी ने हमारे यहाँ किया था, फिर नवाज शरीफ ने परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के तमाम जो बड़े रक्षा विशेषज्ञ और जो रिपोर्टर्स की जो रिपोर्ट आती है, उनका ये कहना है कि जनरल जिया ने 1980 से 82 के बीच पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम बना लिए थे। ये 1980 में, उसी के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी फुल टाइम वार नहीं हुआ। दोनों साइड के लीडरशिप जानते थे कि दोनों के पास बम है। इंडिया ने 74 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। बेशक हमारे वाले क्रेडिट ले, अभी जो भाजपा वाले की 97 में हमने बम बना लिया, अरे वो बम तो 74 में बन गया था, इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया था। और उसके बाद 82 में बना दिया था। उसके बाद कोई फुल टाइम वार नहीं हुआ है। कारगिल छिटपुट हुआ है, थोड़े बहुत पटाखा बॉर्डर पे बेचते हैं, लेकिन परमाणु बम के डर से दोनों एक दूसरे पे फुल टाइम हमला नहीं करते, क्योंकि बहुत जान माल का नुकसान होगा परमाणु देशों पे अगर हमला हो गया तो। ईरान के बारे में भी कहा जाता है कि ईरान ने पाकिस्तान के जो परमाणु वैज्ञानिकों से सहयोग लेके पहले ही बहुत इसके नजदीक पहुंच चुका है। अब्दुल कादिर खान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नजदीकी रही थी। अब्दुल कादिर खान ने नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु टेक्नोलॉजी की जानकारी दी थी। तो ये माना जाता है कि ईरानियन बहुत डेवलप आगे हो चुके हैं, वो कतई नहीं देंगे। ये अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है कि अब मैं आपसे जी एक लाइन का रिएक्शन चाहूंगा कि अभी ईरान कहाँ खड़ा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है, दोनों की हालत कहाँ पे है, जो करने निकले थे वो कहाँ तक सफल हुआ और कौन इसमें असफल हो गया पूरी तरह से? देखिए, पूरा शहर के एक बड़े बदमाश को एक छोटे से बदमाश ने 4 चपेट मार दिया, और फिर वो बड़े बदमाश को आके समझौता करना पड़ा छोटे बदमाश से कि ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा तू पीछे हटो, थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं।
तो आप किसकी पोजीशन को बेहतर मानेंगे? जिस ईरान को हम और आप सारे कह रहे थे 10 दिन में खत्म हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, 2.5 महीने 3 महीने तक सक्सेसफुली फाइट किया, एक नहीं 4 फ्रंट पे फाइट किया। कतर पे भी अटैक, यूएई पे अटैक, लेबनान उधर इजराइल पे भी अटैक, सऊदी अरबिया पे भी अटैक, और अमेरिकन वारशिप पे भी कुछ अटैक किए, हार्मुज पे भी अटैक किया, मतलब चारों तरफ मिसाइल्स ठोके। तो ये बताइए, जो फाइनेंशियली इतना वीक था, सैंक्शन में था, इकोनॉमी पूरी की पूरी उसकी ब्लॉक कर दी थी आपने, उसने अगर 3 महीना आपसे करीब लड़ाई लड़ दी। हम 3 दिन में समझौता करने के लिए उतर गए थे जनाब, 3 डेज में सिंदूर में एक ट्रंप की धमकी से हमने समझौता किया। हमारी सेना लाहौर को कब्जा कर सकती थी, टीवी चैनल पे नहीं, वास्तव में कब्जा हो जाता। अगर वो टीवी चैनल वाले लाहौर और कराची भेज रहे थे, अगर थोड़ा सा होता तो हम लोग वास्तव में कब्जा कर लेते। हमारी लीडरशिप डरपोक थी कि ट्रंप के धमकी के बाद 3 दिन कर लिए। वो 3 महीने लड़ते रहे, अमेरिका को लाया। अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, वहां मिड टर्म इलेक्शन होने थे। ट्रंप को इस समझ में आ गया कि हम गलत जगह फंस गए, हमको नेतानियाहू ने मिसगाइड किया। हम तो सोच रहे थे कि 10 दिन में ईरान के तेल पे कब्जा हो जाएगा, ये तो हमारा तेल पे क्या कब्जा होगा। अमेरिका के खर्चा आप समझ रहे हैं कितना हुआ है? इंडियन करेंसी में अमेरिका का जो एक अनुमान है, जो सरकार नहीं एक्सेप्ट, सरकार तो कह रही है कि 25 अरब डॉलर या 30 अरब डॉलर खर्चा अमेरिका को हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में इस 3 महीने की लड़ाई के बाद 500 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की मांग करी। तो 500 अरब के डॉलर की बढ़ोतरी की मांग क्यों करी? जब 25 अरब ही डॉलर खर्च हुआ है आपका, तो 500 अरब डॉलर आपने अपने, जैसे उनका 1 ट्रिलियन डॉलर का इस साल रक्षा बजट था, उसमें कर रहे हैं कि 500 डॉलर का और बढ़ोतरी कर दो, ईरान वार के कारण भार बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि 500 अरब डॉलर खर्च नहीं हुआ तो 200-250 अरब डॉलर तो आपका खर्च हो गया इस बार में। मतलब कि 25 लाख 30 लाख करोड़ रुपया आपको 2.5 महीना में ईरान ने खर्च कर दिया। ईरान का तो जितना खर्च होना तो हो ही गया, ईरान तो तबाह हो गया। लेकिन जो इतनी बड़ी विश्व शक्ति थी, जो ये कैलकुलेशन लगा रही थी कि हम ईरान के तेल पे कब्जा करके लाखों करोड़ रुपया कमाएंगे, अरबों डॉलर कमाएंगे, उसका पैसा भी खर्च हो गया और उसको तेल भी नहीं मिला, ईरानियन तेल भी नहीं मिला, सारा का सारा रह गया। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका की आर्थिक और नैतिक हार हुई है, मोरल हार हुई है। दुनिया में जो अमेरिका का एक दबदबा था वो कमजोर हुआ, दुनिया को मैसेज चला गया कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत नहीं है, अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो सकती है, अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है। अमेरिका में 4% महंगाई दर हो गया था और लोग परेशान थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो ये जो सारी चीजें आई तो अमेरिका की इकोनॉमी का भी एक जो पूरा का पूरा गुब्बारा था दुनिया के सामने आने लगा। और उसके बाद अमेरिका के आर्मामेंट के ताकत, जिस ढंग से इनके वो क्या कहा जाता है जहाज गिरे, इनके एफ श्रेणी के जहाज गिर गए, इनके जो कुछ क्या कहा जाता है कुछ जगह पे इनके जो रडार सिस्टम था, इनके उस पे भी अटैक किया ईरान ने सक्सेसफुली। तो लोग कहने लगे, देखिए जो रियल वार होता है ना, रियल वार में हथियारों का ही प्रदर्शन होता है। उसके बाद दुनिया की तमाम कंपनियां दुनिया में बताती है कि देखो इस वार में मेरा ये हथियार इतना सक्सेसफुल रहा। अमेरिका क्या बताएगा? अमेरिका दुनिया भर में हथियार बेचता है, लोगों को कहता है रशियन हथियार ना लो, चाइनीज हथियार ना लो, हमारा हथियार सबसे सुपीरियर है। लेकिन क्या हुआ इस लड़ाई में? ईरान ने अमेरिका के जो बड़े बड़े जो वेपन्स थे उसके भी सक्सेस रेट को ध्वस्त कर दिया। कहा कि ये है अमेरिकन जहाज, देखिए कैसे गिर रहे हैं, अमेरिकन हेलीकॉप्टर कैसे गिर रहे हैं, उसकी तरह ढेबरी की तरह नीचे गिर रहे हैं। तो अमेरिका के आर्मामेंट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है दुनिया में। सऊदी अरबिया उसका सबसे बड़ा वेस्ट एशिया में खरीदार है, एक चीज ध्यान रखिएगा। और सऊदी अरबिया से 400 अरब डॉलर का ट्रंप आगे फ्यूचर में डील करने वाले थे वेपन्स का। सऊदी अरबिया की पूरी सिक्योरिटी का ठेका ट्रंप के पास है, अमेरिका नाम से तमाम देशों को भी समझ में आ गया कि अब सऊदी अरबिया देख रहा है कि मैं ईरान से इन हथियारों के बल पे कैसे लड़ूंगा, ये तो खुद ही नहीं लड़ पा रहे, मैं कहां से लड़ूंगा? इनका हथियार खरीद के इनके हम मैं पैसा डॉलर दूं, पेट्रोल डॉलर दूं और ऊपर से इनका हथियार भी ईरान गिरा दे। तो अमेरिकन आर्मामेंट इंडस्ट्री जो वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ इस बार से, ईरान ने उसको एक्सपोज कर दिया। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे से और कम शब्दों में आसान भाषा में लोगों को समझा दिया कि ये पूरा मामला क्या था और अमेरिका और ईरान इस समय कहाँ पर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।